का अपवर्तन, उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो आज, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार किए हुए तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी का मतलब जानते हो जिसके हम आर पार देख सकें, जैसे कांच होता है उसके आर पार देख सकते हो, वायु है उसके आर पार देख सकते हो, ये पारदर्शी माध्यम हो जाएंगे। जल है उसके भी आर पार देखा जा सकता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसका प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश जो है वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो क्या क्या कंडीशंस बनती है स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो कि जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट इसमें आगे क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पर मैं दो कंडीशंस बताऊंगा। पहली कंडीशन बता रहा हूँ आप सभी को, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, देखो वायु क्या है, अगर मैं वायु और कांच की बात करूं तो वायु जो है वो विरल होगी और कांच जो है वो सघन होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर वो झुक जाएगी। अभी मैं डायग्राम से पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, टेंशन ना लो। प्रकाश का अपवर्तन अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे वायु हो गया, और कांच में प्रवेश करना चाहती है। ठीक है, वायु से कांच में जा रही है तो वायु एक पारदर्शी माध्यम हो गया, कांच हमारा दूसरा पारदर्शी माध्यम हो गया। जब वो वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर पास आएगी, या फिर हम कह सकते हैं जब वो विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। जो प्रकाश की किरण आ रही थी वो बिल्कुल जैसे आ रही थी वैसे नहीं जाएगी, बल्कि या तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगी या फिर राइट हो जाएगी, मतलब अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर मैं पहली कंडीशन बताई स्टूडेंट कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद इसका डायग्राम, उसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाऊंगा। चलो मिटा देते हैं इसको। बहुत ही इजी स्टूडेंट, सही तरह पढ़ो। ये आपने हाई स्कूल में थोड़ा सा चैप्टर पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, बट उस लेवल को छोड़ के थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ो जो कि आपको इंटर में काम देगा। अब मैं उसी का जो मैंने बताया था ना कि विरल से सघन में जा रही है, उसी का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट जो है उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये अभिलंब, ये डालेंगे हम अभिलंब। ठीक है, यहाँ पर तक प्रश्न मान लो कुछ भी, जेड जेड डैश मान लो मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट ऊपर वाला क्या है? हमारा माध्यम एक है। क्या है? माध्यम एक। और ये जो माध्यम है इसको हमने माना है विरल माध्यम। क्या माना है? विरल माध्यम। दूसरा जो माध्यम है ये है हमारा सघन। क्या है? सघन।
इसको हमने माध्यम 2 कह सकते हैं। और ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। कैसा माध्यम है स्टूडेंट? सघन माध्यम। अब देखो स्टूडेंट होने क्या वाला है, कोई प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है ना, इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। अरे टेढ़ी क्यों बन रही है? अब देखो यहाँ टकराएगी, कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, यहाँ टकराएगी। अब समझना, जब वो विरल से सघन में, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हमारा एन एंड एस कह सकते हो। ये क्या स्टूडेंट? हमारा अभिलंब है, ठीक है। अब ये किरण वैसे तो सीधी जानी चाहिए थी, सीधी, अब सीधी ने जाके कुछ इधर हो जाएगी अभिलंब की ओर, इस तरीके से। देखो थोड़ा सा विचलन दिखाई दे रहा है आप सभी को, किरण सीधी आनी चाहिए थी, ऐसा करके सीधी जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? जिस कोण पर हमने किरण को डाला है स्टूडेंट, उसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जिस पर वो अपवर्तित हो रही है उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब के साथ ये कोण बनेगा, इसको अपवर्तन कोण कहा जाएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट? हमारी आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण। और ये क्या है स्टूडेंट? हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना। तो स्टूडेंट याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर आप इस अभिलंब को देख रहे हो ना, किरण आई, कायदे में सीधी जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो है इस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा क्योंकि ये विरल है, और इस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा क्योंकि ये सघन है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, जो सघन माध्यम होते हैं उनका वेग जो विरल माध्यम है उसके वेग से कम होता है। तो कांच में अगर प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वहाँ पर वेग घट जाएगा, और वायु में अगर हमारा प्रकाश चल रहा है तो वहाँ पर वेग ज़्यादा होगा। अगर हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट इस सूत्र को याद रख लेना, V बराबर C/N। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। C प्रकाश की चाल हो गई वायुत्व निर्वात में, और N क्या हमारा अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रख लेना स्टूडेंट। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये हमारी अपतित किरण है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेकंड पॉइंट समझाता हूँ आप सभी को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। देखो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो, जिससे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आधा या पौन घंटे की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। तो स्टूडेंट मैं भी यहाँ पर आप सभी के साथ हार्डवर्क करता हूँ, तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोज़ का फ्री फ़ायदा उठा सकें। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब देखो सेकेंड पॉइंट डाल लो, नंबर 2। जब प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से, सेकेंड पॉइंट है हमारा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट हम एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना, बस इसमें थोड़ा सा अंतर कर दोगे। अभिलंब डालेंगे उसी तरीके से, ठीक है। ये हमने अभिलंब डाल दिया, और टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर लेना पैमाने से, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट। देखो स्टूडेंट ऊपर वाला जो माध्यम है हमारा, अब ये माध्यम 1 है, ये है हमारा सघन माध्यम। क्या है अब? सघन माध्यम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। और नीचे वाला जो माध्यम 2 है हमारा, ये स्टूडेंट हमारा विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखो इसको नाम देना चाहते हो तो Z डैश दे सकते हो, अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा हमारा ये। देखो स्टूडेंट, अब प्रकाश की किरण आ रही है हमारी, ये कोई इस तरीके से इस बिंदु पर टकराएगी। अब टकराने के बाद अगर ये दूसरा माध्यम भी पहले माध्यम के जैसा होता तो बिल्कुल सीधी निकल जाती, लेकिन क्या होगा, पहला माध्यम हमारा सघन है, दूसरा विरल है, तो दूसरा माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से इतनी दूर रोटेट हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे आपतन कोण, और इस जितने पर ये रोटेट हो रही है इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो ये किरण क्या है स्टूडेंट, हमारी आपतित किरण है,
क्या है ये? आपतित किरण। और ये वाली जो किरण है ये क्या होगी? अपवर्तित किरण। ऐसा क्यों हुआ? देखो प्रकाश का जो वेग है स्टूडेंट वो विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इस वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा और इस वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कम है। तो जब वे दूसरे माध्यम में आएगी तो प्रकाश का वेग तेजी से बढ़ जाएगा और ये अभिलंब की ओर झुकने के बजाय अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये किरणों का डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है, प्रकाश इसी के ऊपर पूरा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किरणों की डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको नाम दे सकते हो एन डैश। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई परेशानी बेटा कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रकाश का अपवर्तन अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम्स में तो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है ना। किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माध्यम परिवर्तित होगा तो प्रकाश का वेग भी परिवर्तित हो जाता है। इसी वजह से उस माध्यम जो किरण जा रही थी उसमें परिवर्तन हो जाता है, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या विलंब की ओर झुक जाती है। दो कंडीशंस होती है, वो मैं दोनों आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। और देखो प्रकाश के अपवर्तन के स्टूडेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। देखो पहला नियम है स्टूडेंट, यहां हेडिंग डाले ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 and 2। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आपको दो माध्यम दिखाए थे, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम दिखाया था ना। तो स्टूडेंट आपतन कोण की जिया, साइन आई का मतलब क्या है? आई का मतलब आपतन कोण हो गया, साइन का मतलब जिया हो गया। साइन आर का मतलब क्या है? अपवर्तन कोण की जिया। तो आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का जो कोई भी मात्रक नहीं होता, इस चीज को याद रखना स्टूडेंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है तो आप कहोगे नहीं होता है। अब ये इसको हम स्टूडेंट स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या है एक बार फिर समझो, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, बटा लगा हुआ है, अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जो पहला आगे लिखा हो इसके सापेक्ष हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। अगर मैं लिख दूं 2n1 तो क्या बोलोगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो स्टूडेंट ये तो हमारा पहला नियम हो गया कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट? देखो आपतित किरण किस तरीके से आई थी? इस तरीके से। अपवर्तित किरण इस तरीके से हुई थी, चाहे इससे दूर जा सकती है, होता है ऐसा। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये हमारा आपतन बिंदु था और ये हमने अभिलंब डाला था। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। अगर मैं देखो बोर्ड पर डायग्राम बना रहा हूँ तो ये बोर्ड के तल में होंगे, अगर आप कागज पर बना रहे हो तो कागज के तल में होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक किरण ऐसे आई और एक किरण ऊपर की ओर चलेगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। तो हमने जैसे किरण को डाला वो इधर रिफ्लेक्ट होगी या फिर इधर होगी। तो याद रखना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ पर बोर्ड के तल में है, अगर आप कागज पर बना रहे हो तो कागज के तल में होंगे। तो जहां पर इस डायग्राम को बनाओगे वो उसी के तल में हो जाएंगे। तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। दूसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, इन्हें आराम से लिख लेना स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट अब क्रांतिक कोण की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रांतिक कोण। चलो इसको मिटा दें। अब क्रांतिक कोण को थोड़ा सही तरह समझना, ठीक है ना। बहुत ही बारीकी से क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण इंग्लिश में कहते हैं इसको
क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है, देखो पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ स्टूडेंट, छोटा सा प्यारा सा। वैसे तो 3 डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। पहला डायग्राम, ये हमारा दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम। ठीक है, अब ये तीनों डायग्राम बनाने का रीजन क्या स्टूडेंट अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी देखो ऊपर वाला जो माध्यम है सघन है, कैसा है ऊपर वाला माध्यम, सघन। तीनों जगह सघन दिखाएंगे हम। यहां पर भी सघन बना दो, यहां पर भी सघन दिखा दो। ठीक है, 3 डायग्राम स्टूडेंट ए बी सी करके नाम दे सकते हो अगर देना चाहते हो तो। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा डायग्राम। तीनों से देखो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों को डिफाइन करने वाला हूँ। देखो जब हम किसी भी किरण को, ठीक है, किसी कोण पर आपतित कराते हैं, जैसे मैंने इस किरण को आप यहाँ पर डाला तो यहाँ पर टकराएगी, जहाँ टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। अब टकराने के बाद याद रखना, जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। कहाँ हटेगी, अभिलंब से दूर। इस तरीके से होता है ऐसा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है। अब लेकिन देखो स्टूडेंट, जब ये किरण हमने डाली तो इसका कुछ हिस्सा, क्या कुछ हिस्सा परावर्तित भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हिस्सा इसका अपवर्तित ही होता है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी होता है। तो हम तो यहाँ पर ये दिखा सकते हैं इस तरीके से, हल्का सा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या है, इसका परावर्तित किरण होगी। क्योंकि देखो जब हमने कोई किरण डाली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरी तरह से अपवर्तित हो जाए, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी होगा। तो देखो हमने ये किरण डाली थी तो ये क्या होगी, हमारी आपतित किरण हो गई। जिस कोण पर हमने इसको डाला उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और ये हमारा क्या है नीचे, परावर्तन कोण। क्या है ये, परावर्तन कोण। और ये क्या हमारी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये क्या स्टूडेंट, हमारी अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसिक फंडा समझाया है कि जब हम किसी भी किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कराएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका पूरा हिस्सा अपवर्तित हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी हो। तो हमने दिखाया, देखो ये वाली आपतित किरण थी, इसका कुछ हिस्सा हमने परावर्तित करके दिखा दिया और बचा हुआ हिस्सा अपवर्तित हो जाएगा। पहली कंडीशन तुम्हारी ये बनेगी। सेकंड में क्या होगा स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है कि अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो ये परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। अगर मैं आपतन कोण को थोड़ा सा इधर कर दूं तो ये किरण भी सीधी हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। देखो समझो, अगर मैंने आई का मान थोड़ा सा इधर कर दिया तो ये अपवर्तित किरण थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, और बढ़ाऊंगा और ऊपर चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपवर्तित किरण जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अपवर्तित किरण जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देखो कैसे, अगर हमने किसी किरण को डाला, जैसे मैंने इस किरण को डाल रहा हूँ यहाँ पर, अरे यार कैसे टेढ़े बन रहे हो तुम। देखो यहाँ पर हमने इसको डाला, ये बिंदु हो गया जहाँ पर हमने इस किरण को डाला, ये आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, देखो क्रांतिक कोण है क्या, यदि आपतन कोण का मान हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण सघन माध्यम, ये आप सभी को पता है ऊपर वाला माध्यम कैसा है, सघन। कैसा माध्यम है ये, सघन। ये भी कैसा है, सघन। ठीक है ना। तो यदि हम क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। इसके लिए समझो, अब देखो हमने क्या किया है, आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये जो अब है ये सी है, क्या होगा ये, सी। अब देखो जब इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये किरण बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये किरण बिल्कुल ऐसे करके सीधी हो चुकी है, ऐसे करके। अब ये कितनी डिग्री के एंगल पर होगी, 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर होगी ये, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और ये क्या थी, हमारी आपतित किरण थी। तो जब हम किसी किरण को क्रांतिक कोण पर, जब किसी किरण को क्रांतिक कोण पर यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो किरण है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी। तो क्या बोलोगे, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए ये वाला माध्यम कैसा, आप सभी को पता है विरल माध्यम है। कैसा है इस माध्यम, विरल। तो क्रांतिक कोण ये क्या है, हमारी आपतित किरण है,
आपतित किरण। तो क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्रांति कोण किसे कहते हैं तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अब एक चीज और सुनो, अगर मैं क्रांति कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दूं, क्या थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब इस माध्यम में प्रकाश बिल्कुल नहीं जाएगा बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश ऊपर ही रिटर्न हो जाएगा। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण आपतित प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। देखो कैसे, अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने इस तरीके से अगर प्रकाश की किरण को डाला है, ठीक है, यहां पर जो कंडीशन है स्टूडेंट क्या है कि हमने यहां पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। देखो इससे थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे, ठीक है ना, इसको किरण को थोड़ा सा और झुका दोगे तो ये क्या हमारा आपतन कोण है, क्या स्टूडेंट, ये आपतन कोण। अब आपतन कोण का मान हमने क्रांति कोण से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब विरल माध्यम में तो बिल्कुल प्रकाश जाएगा नहीं, तो जितना भी प्रकाश है वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है इस तरीके से। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी, ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना इन पॉइंटों को, ये हम आर दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं तीनों को एक बार फिर समझाता हूँ। जब हम किसी भी किरण को प्रवेश कराते हैं सघन से विरल में तो आप सभी को पता है कि किरण जो है वो अविलंब से दूर हटती है। तो आप अब ऐसा हो नहीं सकता कि उसका सब पूरा का पूरा हमने जितनी किरण डाली पूरी की पूरी अपवर्तित हो जाए, उसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर परावर्तन दिखा दिया। अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण जो है थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, कि जो किरण है वो देखो ये हमारी अपवर्तित किरण है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्रांति कोण जो है वो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दो तो अब ये बताओ क्या प्रकाश नीचे जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो प्रकाश हमने डाला है वो पूरा का पूरा प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण आपतित प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन लिख लेना आप सभी लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्टूडेंट दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है, जा नहीं रहा है लेकिन ये कंडीशन है कि सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताओ तो आप दो शर्तें बताओगे। पहली शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, और सेकंड शर्त क्या है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। ये दो कंडीशंस होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर मैंने क्रांति कोण को दिखा दिया, और ये हमारा जो जनरली होता है स्टूडेंट रिफ्रैक्शन में वो मैंने इस डायग्राम को दिखा दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे तीन डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पहला डायग्राम हो जाएगा जिसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन किया है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्रांति कोण। तो मैंने यहाँ पर क्रांति कोण को दिखाया है और यहाँ पर मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दिखाया है। रटना नहीं है फिजिक्स को, जितना इजी वे में समझोगे उतना समझने की कोशिश करो।